वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे, जिसका शीर्षक है 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने पाठ की शुरुआत कर दिए थे। उस पाठ के पहले परिच्छेदों से हमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि हम इस संसार में सबसे अगर मूर्ख प्राणी मानते हैं तो वह गधा है। फिर गधा के साथ लेखक ने अन्य प्राणियों से तुलना की है, लेकिन वह प्राणी कैसे होते हैं, कभी ना कभी अपना रूप क्रोध, मन का क्रोध जो होता है वह बाहर निकाल देते हैं, लेकिन गधा हर हालत में शांत स्वभाव का होता है। आगे लेखक क्या कहते हैं पाठ के परिच्छेदों के द्वारा हम पढ़ते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब देखो, लेखक गधे की तुलना दूसरे अन्य प्राणी से कर रहे हैं, बैल। बैल को भी तो हम कभी कभी मूर्ख कहते हैं, लेकिन बैल कभी हर हालत में शांत रहता है नहीं, कभी ना कभी वो अपने मन के क्रोध को व्यक्त कर देता है उसके अलग अलग बर्तावों से, अलग अलग बिहेवियर से। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी हम प्रयोग करते हैं। अब बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर अब गधे को मूर्ख कहते हैं, और बछिया का ताऊ अर्थात अत्यंत महामूर्ख। बछिया का ताऊ, बछिया का अर्थ क्या होता है कि जो गाय के जो बच्चे होते हैं उसे हम बछिया कहते हैं, तो इसलिए बछिया के ताऊ का अर्थ होता है बैल। उसे बैल को बछिया का ताऊ भी कहा जाता है, जिसका बछिया का ताऊ यहाँ पर एक मुहावरे के रूप में भी प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि बहुत अत्यधिक महामूर्ख होना। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है। अड़ियल का अर्थ होता है हट्टी, जिद्दी। देखते हैं ना हम, कभी कभी बैल को अगर काम नहीं करना होता है खेतों में तो मालिक बहुत मारता है, पीटता है, फिर भी वह काम करता नहीं है। तो वो इतना, जब वह अड़ियल हो जाता है, जब वो जिद्दी हो जाता है, उसके मन में अगर आया मुझे काम नहीं करना है, तो किसी भी प्रसंग में वह, किसी भी हालत में वह काम नहीं करता। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बैल को भी तो हम बेवकूफ मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, लेकिन जब वह कभी कभी क्रोध आ जाता है तो मारता भी है, जिद्दी भी हो जाता है, और भी कई रीतियों से वह अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः इसका स्थान गधे से नीचा है। तो इस प्रकार वह अपने मन के असंतोष को, अपने मन के नाराजगी को व्यक्त करने का प्रयास तो करता है, लेकिन गधा नहीं। इसलिए गधे से भी नीचे बेवकूफ किसे माना गया है, बैल को। अब आते हैं हम हमारी वास्तविक कहानी की तरफ। इसके पहले लेखक ने गधे को मूर्ख बताकर, जैसे कि बैल को भी मूर्ख कहा जाता है, लेकिन लेखक को इसके पहले परिच्छेदों से यह बताना था कि बैल इतना मूर्ख नहीं होता है, बल्कि उससे ज्यादा मूर्ख कौन होता है, गधा। अब इसके पीछे लेखक का क्या तात्पर्य हमें समझना चाहिए कि बैल, यहाँ पर एक लेखक ने जो हमें जिस उद्देश्य से यह कहानी लिखी हुई है कि, और जो पात्र उन्होंने रखे हैं पशुओं को, बैल, कि बैल चाहे वो मूर्ख ही क्यों न हो, लेकिन जब उन पर संकट आता है तो वो क्या करते हैं, संकट में भी विद्रोह का रूप धारण कर लेते हैं, समझदारी का काम करते हैं, तथा अपने स्वतंत्रता उनको भी प्रिय होती है। अर्थात यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि बैल जैसे मूर्ख जानवर भी, उनको भी स्वतंत्रता प्रिय होती है, और अपने आजादी के लिए वह क्या करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। और उसी प्रकार हमें भी मानवों को उनसे, चाहे वह बैल ही क्यों ना हो, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर हमें यही संदेश देने के लिए है यह पात्र रखे। अब आते हैं हमारी कहानी की तरफ। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब झूरी काची नाम का एक किसान है जिसके पास 2 बैल थे। एक बैल का नाम है हीरा और दूसरे बैल का नाम है मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई
पचाई का अर्थ होता है कि पालतू जो प्राणी होते हैं, पशु होते हैं जिससे हम पाल सकते हैं। अब दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक जंगल में रहने वाले जंगली प्राणी और दूसरे पालतू प्राणी। तो ये जो हीरा और मोती थे वो दोनों पालतू प्राणियों के जातियों के थे। देखने में सुंदर, अब देखिए लेखक ने यहाँ पर उनका वर्णन किया है, कैसे थे देखने में सुंदर, काम में चौकस अर्थात चौकने, डील में ऊंचे और कद में कैसे थे, ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। अब देखो बहुत लंबे समय से हीरा और मोती दोनों एक साथ रहते थे, इसलिए उनमें भाईचारा, दोस्ती, बहुत घनिष्ठ रिश्ता उनके अंदर हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते। अब देखिए जैसे कि आप भी दोस्त होते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं, बिना कुछ कहे समझे भी एक दूसरे के मन के भावों को जान लेते हैं। कोई कार्य करना होता है तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसी प्रकार दोनों भी, भले ही उनको बोलना नहीं आ रहा था, लेकिन मुख भाषा में विचार विनिमय कर लेते थे, डिस्कशन कर लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता हम नहीं कह सकते। अब देखिए जब हम हमारे मन की बात कहनी होती तो हम बातें कर लेते हैं, लेकिन वो तो मूक जानवर थे, लेकिन पता नहीं उनमें इतना गहरा निकट संबंध कैसे पनप गया था। जानवर होकर भी वह एक दूसरे के साथ घनिष्ठता के साथ विचार विनिमय कर लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे की भाषा कैसे जान लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसे हमें समझ में नहीं आ रहा है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इम्पोर्टेंट है, अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी, कौन सी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब देखिए मनुष्य को सारे सजीवों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे दुर्गुण होते हैं। लेकिन जो मूक जानवर होते हैं उनके अंदर ऐसी सर्वश्रेष्ठ शक्तियां होती है कि जानवर होने के बावजूद भी उनके द्वारा हमें बहुत सारे आचरण में लेने वाले गुण होते हैं। और इसीलिए लेखक कहते कि जिससे जीवों में श्रेष्ठ दावा करने वाले, कि सारे सजीवों में श्रेष्ठ किसे माना जाता है, मनुष्य। लेकिन मनुष्य भी उन मूक जानवरों के उन गुणों से वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हीरा और मोती इनके विशेषता बता रहे हैं। अगर आपको हीरा और मोती इनके दोस्ती के बारे में, उनके गहरे संबंध के बारे में प्रश्न पूछे जाए तो यह सारे परिच्छेदों से आप उसमें लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। अब देखे जब कभी वो अपना प्रेम विकट कर लेते थे तो एक दूसरे को चाट लेते थे, सूंघ लेते थे। या बहुत आप भी करते हो ना, कभी बहुत दोस्त होते हैं, कभी मिलते हैं बहुत दिनों के बाद तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, या फिर कोई ना कोई तो आप अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक्शन करते हैं। तो उसी प्रकार वो भी सींग मिला लेते थे। अब वो बहुत दूर थे नहीं, लेकिन केवल विनोद के भाव से। आप भी देखो कभी कभी बैठे रहते हैं क्लास में, कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसे गप्पे लगाते हैं, या फिर मौन बात में अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, मतलब किसी सिर्फ विनोद की वजह से। तो उसी प्रकार वह विनोद के भाव से एक दूसरे से इस प्रकार से अपने भाव को व्यक्त करते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल थप्पा होने लगता। अब देखिए आप भी तो गप्पे लगाने लगते हैं ना, मौज मस्ती करने लगते हैं, उसी प्रकार दोनों के बीच में भी धोल थप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पर उनकी दोस्ती कैसी गहरी थी, इसका वर्णन लेखक ने किया है। आगे लेखक कहते हैं कि जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक ही यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। अब देखिए उनका जो मालिक रहता था वो जब उनको खेतों में काम करने के लिए ले जाया करता था, हल या गाड़ी में जोत दिया करते थे, तो दोनों क्या करते थे कि दोनों को लगता था कि मेरे दोस्त पर ज्यादा गाड़ी का बोझ न आए, इसलिए वह क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा बोझ अपने गर्दन पर लेने की कोशिश करते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। अब देखो बहुत
कष्टप्रद काम करने के बाद जब दोनों को गाड़ी से निकाल दिया जाता था, खोल दिया जाता था, तो फिर दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर दोनों की थकान कष्ट को दूर करने का प्रयास करते थे। नांद में खुली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नांद का अर्थ क्या होता है कि जो पशु जानवरों को खाने के लिए जो चारा वो सब रखा होता है, भूसा, वो जिस साधन में रखा जाता है उसे कहा जाता है नांद। नांद में जो कुछ खाने के लिए मिल जाए दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक का मुंह हट लेता तो दूसरा ही हटा लेता। आप देखो वो कैसे करते थे, 1 by 1, एक के खाने के बाद दूसरा खाने का कोशिश करते थे, क्योंकि वो जो नांद रहता था उसमें सिर्फ एक ही जानवर मुंह डाल के खा सकता था। लेकिन हम ऐसे करते हैं नहीं, अगर कोई मम्मी हमें कुछ दे देती है, 2-3 भाई होंगे तो मुझे पहले करते हो ना, लेकिन वो मूक जानवर ऐसा नहीं करते थे। संयोग के बाद झुरी के एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। आप देखिए क्या हुआ, जो झुरी था उसने गोई को गोई के पास ससुराल भेज दिया। किसको? दोनों बैलों को। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यो बेचे जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा उनको, कौन जाने। लेकिन अब उसको यहाँ पर लेकर कह रहे कि पता नहीं उन दोनों को अच्छा लगा या बुरा, पर झुरी के साले गया को घर तक को गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब देखिए वह बैल झुरी के थे वास्तव में, लेकिन जब वह झुरी के साले गया के घर जा रहे थे तो उनको शायद मोती और हीरा को यह बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए गोई ले जाने में, गोई अर्थात दोनों जो जोड़ी थी ना बैलों की, उनको ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यहाँ पर यह मुहावरा है, दांतों पसीना आना। अब दांतों पसीना आ गया अर्थात वो बहुत ही कष्टप्रद बात हो गई थी उनके लिए, बहुत कठिन बात हो गई थी कि दोनों भी वह उनके साथ जाना नहीं चाहते थे। पीछे से हंकता तो दोनों क्या करते थे, दाएं बाएं भागने लगते थे। पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगैया उनके बैलों के गले में जो रस्सी होती है उनको पकड़ने की कोशिश करता था, तो गया जब पकड़ने की कोशिश करता तो दोनों बैल क्या हो जाते थे, पीछे की ओर जोर लगाने लगते थे। तो इस प्रकार वह अपना असंतोष प्रकट कर रहे थे गया के पास जाने के लिए। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। अब देखिए जो दो मूक जानवर थे उन्हें अपने वास्तविक मालिक से बहुत प्यार था, क्योंकि वह भी तो उनके साथ बहुत प्यार के साथ बर्ताव करता था और इसी वजह से उनमें घनिष्ठ संबंध आ चुका था। इसलिए दोनों मूक जानवर गया के पास नहीं जाना चाहते थे। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमने इस जालिम के हाथ में क्यों बेच दिया? ऐसा कौन सोच रहे दोनों बैल। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। अब देखिए सुबह से वह निकले हुए थे गया के साथ अपने मालिक के घर से। अब उनको गया के घर आने में उनको संध्या अर्थात शाम का समय हो गया। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, क्योंकि अब दिन भर भूखे होने के बावजूद भी वो नाराज थे ना कि उनको नए स्थान पर लाया गया था, इसलिए उनको जब जो कुछ खाने के लिए दिया गया था वह उसको खाना पसंद नहीं कर रहे थे। दिल भारी हो रहा था अर्थात उनको बहुत दुख हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे अर्थात पराये लगते थे। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि अचानक से अगर हम किसी नए स्थान पर चले जाते हैं तो हम उस स्थान से एडजस्ट नहीं कर पाते, हमें पुराने स्थान, पुराने सारे लोग, वहां का माहौल याद आता है। तो उसी प्रकार वो मूक जानवरों के साथ भी ऐसा हो रहा था कि नया घर, नया गांव, नए लोग, ये सारे उनको पराये लग रहे थे, इसलिए वह उदास थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। अब देखो दोनों ने एक दूसरे से सलाह मशवरा किया कि कोई हमें कुछ खाना पीना नहीं है। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने शोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। अब सब जब रात को सो गए तो उन्होंने क्या किए, गले में बांधे हुए जो रस्सियां थी उसको
तोड़ डाला और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे और रस्सियां गले में बांधी हुई थी, बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। अब किसी ने सोचा भी नहीं थे कि इतनी मजबूत रस्सियां वो तोड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, दुगनी ताकत लगाकर उन रस्सियों को तोड़ डाला। पर इन दोनों में से इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। देखो, उनके आंतरिक शक्ति, प्रबलता जागृत करके उन्होंने उस रस्सी को तोड़ डाला। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर चढ़ रहे हैं। चरनी पर जहाँ पर जानवरों को जो खाने का, रहने का जो स्थान होता है, वहां पर दोनों की गर्दनों में आधा गराव लटक रहा था और रस्सियां लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अब देखिए, अपने मालिक के पास वह फिर से लौट आए थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और झूरी ने जब अपने बैलों को देखा तो वह बहुत अत्यंत आनंदित हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। इस प्रकार अपने मालिक से मिलने के बाद और मालिक ने भी जब अपने दो मूक जानवरों को मिला हुआ तो यह दृश्य बहुत ही विलोभनीय था। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। अड़ियल, जिद्दी होना। पछाई, पालतू पशुओं की एक नस। डील, कद। नाद, पशुओं का चारा खाने का बड़ा सा बर्तन। गोई, जोड़ी। पगैया, बैलों की बांधने की रस्सी। चाकरी, नौकरी, सेवा। गराव, बैलों के गले में पहनाई जाने वाली फंदेदार रस्सी। मुहावरे। बच्चियों का ताऊ होना, महामूर्ख होना। दांतों पसीना आ जाना, बहुत अधिक श्रम भार पड़ना। कसर न उठा रखना, भरपूर कोशिश करना। दिल भारी होना, बहुत दुखी होना। अब इन परिच्छेदों से संदर्भित एक प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। हीरा और मोती की मित्रता अनुकरणीय थे, स्पष्ट कीजिए। देखते हैं उत्तर। हीरा मोती के बीच प्रेम भाव था। वे एक दूसरे को चाट सूंघकर इसे प्रकट करते थे। इसके अलावा वे एक दूसरे के सुख दुख का भी ध्यान रखते थे। इसके अलावा गाड़ी या हल में जब जोते जाते थे तो दोनों की यही कोशिश रहती थी कि वे ज्यादा से ज्यादा वजन अपनी ओर रखे ताकि दूसरे की सुविधा रहे। वे एक साथ ही चारा पानी खाते पीते और एक दूसरे की थकान उतारने का प्रयास करते थे। इस प्रकार हीरा मोती की मित्रता अनुकरणीय थी। तो बच्चों, अब तक हमने पाठ में देखा था कि किस प्रकार से बैलों ने उनका किसी और स्थान पर जाना पसंद नहीं किया। वह उसका विद्रोह करते वे फिर से अपने मालिक के पास आ जाते हैं। अब वो मालिक के पास तो आ गए, अब उनके साथ आगे क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे पाठ के अगले सेशन में।